अच्छो मालिक, जितने भी सी ए सी में फाइनल वाले बच्चे हैं, आज हम लोग करने जा रहे हैं चार्ट रिवीजन। आज का टॉपिक जो है हमारा वो है रिटर्न ऑफ इनकम। ये जो चार्ट है ये आपको ekatvam.academy.com, ymconcepts.com या हमारे जितने सेंटर पार्टनर्स हैं वहां पे भी मिल जाएंगे। ये जो चार्ट रिवीजन है, ये चार्ट रिवीजन आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और जो टॉपिक है रिटर्न ऑफ इनकम, राइट, ये असेसमेंट प्रोसीजर, उसके बाद में रेक्टिफिकेशन, रिवीजन, ये सारे टॉपिक मिला करके आपको लगभग लगभग 10 से 20 मार्क का रेंज दे सकते हैं एग्जामिनेशन के अंदर में, राइट। एग्जामिनर का इस पर्टिकुलर टॉपिक से फेवरेट क्वेश्चन बनता है हु नीड्स टू फाइल रिटर्न। रीसेंट टाइम्स में आप लोग का अपडेटेड रिटर्न का क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। तीसरा, रिवाइज रिटर्न एंड बिलेटेड रिटर्न के ऊपर आपको क्वेश्चन आता है। मोस्टली केस बेस्ड क्वेश्चन इसके ऊपर रखा जाता है। एक क्वेश्चन और आता है जो केस लॉ पे बेस्ड है, गुड्स इंडिया लिमिटेड, जो केस लॉ पे बेस्ड बनता है। इसके साथ साथ आपको लॉस के रिटर्न के कॉन्सेप्ट को पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चार्ट रिवीजन की। अगर इसने आपको वैल्यू क्रिएट करके दिया तो अपने दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा। चलिए लेट्स गो अबाउट इट। चलिए, रिटर्न भरने की श्रृंखला के अंदर में सबसे पहला सेक्शन जो आपने पढ़ना चाहिए विद द प्रॉपर इंटरलिंकिंग, दैट शुड बी 139 ए। क्योंकि जब आप रिटर्न भरना चालू करते हैं, आप लोगों ने देखा हो या नहीं देखा हो, आई डोंट नो, बट जब आप रिटर्न भरना चालू करते हैं तो सबसे पहले आपका नाम, एड्रेस एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दे आस्क इज पैन नंबर। अब पैन किस किस को लेना है और कब कब लेना है और कितने तारीख तक के लेना है, इन सब बातों की डिटेल आपको सेक्शन 139 ए के अंदर में लिखी हुई है। आइए अब बात करते हैं किस किस को पैन लेना है और ये कब तक के आपका पैन लेके हो जाना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं, सबसे पहले पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम एक्सीड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। कोई भी व्यक्ति जिसकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के ऊपर है उसको पैन लेना है। कब तक के लेना है? 31 मई ऑफ द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर के 31 मई से पहले उसे लेना है ताकि वो जुलाई में रिटर्न भर सके। यस। नेक्स्ट, एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस जिसका सेल्स टर्नओवर एक्सीड या ग्रॉस रिसीट एक्सीड ₹5 लाख। तो अगर आप बिजनेस या प्रोफेशन में है, ग्रॉस रिसीट 5 लाख से ऊपर जा रही है, ईयर एंड से पहले 31 मार्च से पहले ही आपको आपका क्या कर लेना है, पैन अप्लाई कर देना है। एवरी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश आरओआई अंडर 139(4). अब ये 139(4) के अंदर में रिटर्न किसको भरना है? सीधे शब्दों में चैरिटेबल ट्रस्ट। जो चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं उन्हें रिटर्न भरना होता है और उन्हें भी अपना पैन अप्लाई करना पड़ेगा बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब 31 मार्च से पहले। एवरी पर्सन बीइंग रेसिडेंट हु एंटर इनटू सच फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एज मे बी स्पेसिफाइड 2,50,000 और मोर। अगर मान लीजिए एवरी पर्सन, यहां पे अदर देन इंडिविजुअल कवर होते हैं, एवरी पर्सन हु इज अ रेसिडेंट अदर देन इंडिविजुअल जिसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कितने उससे ऊपर जा रहे होंगे, 2,50,000 से ऊपर जा रहे होंगे, उन्हें 31 मई से पहले क्या करना है, अपना पैन अप्लाई कर देना है। एवरी पर्सन हु इज बीइंग अ पार्टनर, ऑर्थर, ट्रस्टी, फाउंडर, कर्ता, सीईओ, प्रिंसिपल ऑफिसर या ऑफिस बेरर। अगर कोई भी व्यक्ति इन पोजीशन पे आ रहा है, एमडीओ हो रहा है, पार्टनर अपॉइंट हो रहा है, ट्रस्टी अपॉइंट हो रहा है, ऑर्थर अपॉइंट हो रहा है, दे मस्ट हैव पैन ऑन और बिफोर 31 मई ऑफ दी असेसमेंट ईयर, इमीडिएटली फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर का मतलब असेसमेंट ईयर। फिर एवरी पर्सन इफ डिपॉजिट इन कैश इन वन और मोर करंट अकाउंट विद अ बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस 20 लाख और मोर। मान लीजिए अगर कोई भी पर्सन है जो कैश डिपॉजिट कर रहा है, यहां पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है कैश डिपॉजिट, जो कैश डिपॉजिट कर रहा है 20 लाख और मोर, उन्हें एटलीस्ट 7 डेज बिफोर ही इंटेंड टू डिपॉजिट कैश क्या करना है, पैन को अप्लाई कर देना है, पैन को अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट आता है एवरी पर्सन हु इंटेंड टू विड्रॉ द कैश। अब डिपॉजिट की जगह यहाँ पे विड्रॉल भी आता है। अगर वो कैश विड्रॉ करना चाहते हैं कितने, 20 लाख या मोर, तो विड्रॉ से एटलीस्ट 7 डेज बिफोर उन्हें अपना क्या कर देना है, पैन अप्लाई कर देना है। इसके अलावा एनी पर्सन हु इंटेंड टू ओपन अ करंट अकाउंट और सीसी अकाउंट विद अ बैंक और अ कोऑपरेटिव बैंक और अ पोस्ट ऑफिस, उनको एटलीस्ट 7 डेज बिफोर ओपनिंग सच अकाउंट अपना पैन नंबर क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है। अगर कोई व्यक्ति मान लो पैन अप्लाई नहीं करता या रॉन्ग पैन प्रोवाइड करता है या फिर पैन नंबर उनका डिफेक्टिव है, तो ऐसे केस में उनको पेनल्टी लग सकती है फॉर 10,000 फॉर ईच सच डिफॉल्ट। कितना बेटा? 10,000 फॉर ईच सच डिफॉल्ट। सो एवरी पर्सन, राइट, एवरी पर्सन जिसने 139 ए का नॉन कंप्लायंस किया, जिसने 139 ए का नॉन कंप्लायंस किया, कोटिंग रॉन पेन एटसेट्रा, 10,000 फॉर ईच सच डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 272 बी। तो सेक्शन 272 बी बोलता है 10,000 फॉर ईच सच डिफॉल्ट आपको क्या करेगा, पेनल्टी लग सकता है। चेक कर लीजिए एक बार। अब यहां पे एक बार इस लिस्ट को देख लो कि किस किस को पैन अप्लाई करना है, यही लॉजिकली क्वेश्चन में आ सकता है। चेक इट। चलिए नेक्स्ट सेक्शन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन इज 139 AA, आधार एंड पैन। वी ऑल नो
अब हमें ऑप्शन मिल चुका है, अगर आपके पास आधार है तो ठीक है, नहीं तो आप आधार की जगह पैन भी क्या कर सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं। यस, सो ईदर इट इज अ पैन और ईदर इट इज अ आधार। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन कहां से स्टार्ट होता है। सेक्शन बताता है 1 जुलाई 2017 के बाद यू नीड टू हैव आधार एट द टाइम ऑफ पैन एप्लीकेशन एंड एट द टाइम ऑफ रिटर्न फाइलिंग। सो एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ पैन एप्लीकेशन और एट द टाइम ऑफ रिटर्न फाइलिंग नीड टू फाइल एन आधार नंबर। अब देखिए क्या था, आधार नंबर अगर आपके पास नहीं होता था तो आपको देना होता था एनरोलमेंट आईडी। यहां हम जा रहे हैं अमेंडमेंट के ऊपर, यहां आया है अमेंडमेंट। तो पहले ऐसा था कि मान लीजिए अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप एनरोलमेंट आईडी प्रोवाइड कर दीजिए, यस और नो, राइट। लेकिन 1/10/2024 के बाद इन्होंने एनरोलमेंट आईडी देने का ऑप्शन जो है इसे बंद कर दिया गया है। तो 1/10/2024 के बाद अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो जो पहले होता था कि आप एनरोलमेंट आईडी दे दो, अब ये एनरोलमेंट आईडी देने का जो पॉइंट है ये अब उन्होंने कर दिया है बंद। सो वेयर द पर्सन डज नॉट possess द आधार नंबर, द एनरोलमेंट आईडी ऑफ द आधार एप्लीकेशन शैल बी कोटेड while making an application of PAN. However, requirement of quoting enrollment ID has been removed while making a PAN application or filing return on or after 1/10/2024. तो अब ये जो enrollment ID देने का ऑप्शन था इसे हटा दिया गया है, that is the amendment. Yes or no? A person who has been allocated PAN on the basis of enrollment ID of Aadhaar application form filled prior to 1/10/2024 shall intimate his आधार नंबर to such authority. और जिन जिन लोगों ने पैन एप्लीकेशन के टाइम पे आधार एनरोलमेंट आईडी को प्रोवाइड किया था उन्हें बस अपना नया क्या करना है, पैन और आधार को लिंक कर देना है। अब बताइए, अगर आपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया तो क्या हो जाएगा। अगर आपने आधार और पैन को लिंक नहीं किया, इंटीमेट नहीं किया, तो आपका जो पैन है इसे इनऑपरेटिव डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के तहत है। पहले यहाँ पे वर्ड होता था इनवैलिड, अब यहाँ पे वर्ड है इनऑपरेटिव। तो आपका पैन क्या कर दिया जाएगा सर, इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा। तो सर व्हाट वाज द लास्ट डेट जब आपको पैन और आधार को लिंक करना है। सर पैन और आधार की लास्ट डेट थी लिंकिंग की विदाउट एनी फीस 31 मार्च 2022, राइट। इसके बाद अगर आपने लिंक नहीं किया तो वो आपका जो पैन था वो क्या हो जाता था दोस्त, इनऑपरेटिव हो जाता था, राइट। अच्छा, अगर सर मेरा पैन इनऑपरेटिव हो गया तो क्या मैं उसे वापस से ऑपरेटिव नहीं करवा सकता हूं। अरे बिल्कुल करवा सकते हो, बस पैसा लग जाएगा। एक सेक्शन इंसर्ट किया गया, सेक्शन 234H, जो कहता था अगर आपका पैन इनऑपरेटिव हो गया और आपको पैन वापस से रीऑपरेटिव करवाना है तो यू नीड टू पे अ फीस ऑफ 1000 रुपीज। So if PAN became inoperative, then he shall be liable for a fees under section 234H not exceeding 1000 at the time of making the intimation. अच्छा, अब सर मैंने क्या पैसे दे दिए, मेरा पैन तुरंत ऑपरेटिव हो जाएगा? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। अगर आपने फीस पे की तो फीस पे करने के बाद 30 डेज के बाद आपका पैन क्या हो पाएगा, ऑपरेटिव हो पाएगा। सो आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ फीस पैन वुड बिकेम ऑपरेटिव विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन। तो जैसे आप फीस पे करेंगे, इंटीमेट करेंगे, वहां से 30 दिन के अंदर आपका क्या होगा, पैन वापस से ऑपरेटिव होगा। हालांकि रिटर्न भरते वक्त, राइट, कुछ लोगों के पास आधार नहीं है तो भी चलेगा। मतलब इन 4 लोगों के लिए रिटर्न भरते वक्त आपके पास आधार नहीं भी है तो भी चल जाएगा। कौन से 4 लोग हैं? पहला है नॉन रेसिडेंट, इनको आधार मिलता ही नहीं। दूसरा है नॉन सिटीजन, इनको भी आधार नहीं मिलता। तीसरा पर्सन रिसाइडिंग इन आसाम, मेघालय, जम्मू कश्मीर, इनके पास पैन नहीं है, सॉरी इनके पास आधार नहीं है तो भी ये लोग रिटर्न फाइल कर पाएंगे। एंड चौथा पर्सन हुज एज इज 80 और अबाव, इनके पास आधार नहीं है तो भी पैन भर पाएंगे। वैसे भी देखिए रिसेंटली जो रिटर्न्स है ना, इसमें या तो आपको पैन देना है या तो आधार देना है। हालांकि दोनों को इंटरलिंक करना बहुत जरूरी है, पर आप दोनों में से कोई भी एक भी दोगे तो भी चल जाएगा। ये जो हमने ऊपर पढ़ा वापस से वही रूल वापस रिपीटेड है कि अगर आपने 31 मार्च 2022 तक के नहीं किया तो आपको 234H के हिसाब से 1000 रुपए का फीस लगेगा और उसके 30 दिन के अंदर में आपका क्या होगा, ऑपरेटिव होगा। ये रूल वापस से वही लिखा हुआ है। आपको कुछ पूछा जा सकता है तो वो है ये कि भैया अगर आपका पैन इनऑपरेटिव हुआ उस टाइम पे कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है इस पार्ट को इंपॉर्टेंट मार्क करो कि जब भी आपका पैन जो है वो इनऑपरेटिव होगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। पहला कॉन्सिक्वेंसेस, नो रिफंड ऑफ एनी अमाउंट ऑफ टैक्स विल बी गिवन टू यू। तो पहली चीज, अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई रिफंड आना है तो वो रिफंड को नहीं दिया जाएगा जब आपका पैन इनऑपरेटिव हुआ। दूसरा, अगर आपके इस रिफंड के ऊपर कोई इंटरेस्ट ड्यू है वो भी आपको नहीं मिलेगा। मतलब रिफंड के ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट ड्यू है ये भी आपको मिलने वाला नहीं है, बराबर है। तीसरा, टीडीएस जो है वो हायर रेट से डिडक्ट होगा।
टीडीएस विल बी डिडक्टेड एट हायर रेट, टीसीएस विल बी कलेक्टेड एट हायर रेट। ऐसे पर्सन का टीडीएस टीसीएस जो है ये हायर रेट पे कलेक्ट होगा। तो कम ऑन, 4 कॉन्सिक्वेंसेज है। अगर आपका पैन इनऑपरेटिव हो गया तो आपके 4 कॉन्सिक्वेंसेज है। पहला, आपको रिफंड इशू नहीं होगा। दूसरा, इस रिफंड पे इंटरेस्ट इशू नहीं होगा। तीसरा, टीडीएस और टीसीएस जो है ये हायर रेट पे कट होगा एज पर सेक्शन 206AA एंड 206CC। ये हमने टीडीएस के चार्ट में भी पढ़ा है, आप टीडीएस के चार्ट में इसको इंटरलिंक करेंगे। यस, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या याद रखना है? मुझे पर्टिकुलरली ऐसा लगता है 234H को याद रखो कि 1000 रुपए का फीस लगेगा। दूसरा, डेट याद रखो कि कितने दिन में रीऑपरेटिव होता है, दैट इज 30 डेज। तीसरा, ये कॉन्सिक्वेंसेज याद रखो कि ये कॉन्सिक्वेंसेज है, ये कॉन्सिक्वेंसेज आपको पूछे जा सकते हैं। राइट, चलिए चेक कर लीजिए। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, रिटर्न जो हम फाइल करते हो कैसे करते हैं? एक, आप रिटर्न वॉलंटरीली फाइल कर सकते हैं। दूसरा, आप बल्क रिटर्न फाइल कर सकते हैं, दैट इज थ्रू एम्प्लॉयर। तीसरा, आप टीआरपी के थ्रू रिटर्न फाइल कर सकते हैं। चौथा, हो सकता है आपको एग्जम्पशन मिले रिटर्न फाइलिंग से। इन चारों को हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बल्क रिटर्न की। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? बल्क रिटर्न की। अब ये बल्क रिटर्न क्या होता है? इसका ऑप्शन है सेक्शन 139(1)A। एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछा जाने वाला, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। अब ये बल्क रिटर्न क्या होता है? देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले एक स्कीम निकाली थी वेर इन एम्प्लॉय को ऑप्शन था कि आप अपनी पूरी डिटेल्स भर के एम्प्लॉयर के पास दे दें एंड एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे ये रिटर्न भरेंगे। द मोमेंट आपने अपनी सारी डिटेल्स एम्प्लॉयर को दे दी तो आपका काम खत्म, आपका रिटर्न भर दिया ये माना जाएगा। हालांकि ये स्कीम एक ऑप्शनल स्कीम थी और इंडिया में सिर्फ कुछ ही सिटीज के अंदर में लागू की गई थी। तो काम क्या होता था? एम्प्लॉय अपनी सारी डिटेल्स लिख करके, अपनी सारी इनकम की डिटेल्स लिख करके, डिडक्शन की डिटेल्स लिख करके एम्प्लॉयर को दे देता था। एम्प्लॉयर ऐसे सारे एम्प्लॉय की डिटेल को कलेक्ट करके क्या कर देता था? बाद में एक साथ ये डिटेल डिपार्टमेंट में सबमिट कर देता था और इसीलिए इसे कहा जाता था बल्क रिटर्न। आज अब इसे एग्जाम में पूछते भी नहीं ना, आपको कभी पूछा जा सकता है, सिर्फ आपको आज भी सिलेबस में दिया है क्योंकि ये स्कीम को आज तक के गवर्नमेंट ने नहीं निकाला है। राइट, हालांकि ये स्कीम आज भी ऑपरेशनल है और कुछ ही सिटीज में ऑपरेशनल है और जिसके पास एटलीस्ट 50 एम्प्लॉय है वही स्कीम का लाभ ले सकते हैं। सो दिस स्कीम इज ऑप्शनल, राइट, एंड प्रोवाइड्स एन एडिशनल मोड ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ एन एलिजिबल एम्प्लॉय मे फर्निश हिज रिटर्न ऑफ इनकम इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। अब ये प्रिस्क्राइब फॉर्म क्या है? जाओ अपने एम्प्लॉयर को डिटेल दे दो, काम खत्म, दैट इज कॉल्ड एज बल्क रिटर्न। तो ये था फर्स्ट मोड ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। इसको एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे तो इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी तरीके से अनदर कॉन्सेप्ट आता है कि रिटर्न थ्रू टीआरपी। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ये टीआरपी कौन थे? टीआरपी इंडिविजुअल्स थे जिनको अपॉइंट किया गया था कि भैया आप आओ और आ करके आप क्या कर लो कि आपके रिटर्न फाइलिंग कर लो। यस और नो, आपके रिटर्न फाइलिंग इनसे करवा लो। क्योंकि क्या थे, द देन जो लोग थे वो कहते थे कि ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड सीएमए लोग हैं ना, ये बहुत लूटते हैं। हाँ, तुम लूटते हो और मैं तो कहता हूं कि हाँ, लूटना ही चाहिए भैया। इतने साल आपने स्लॉग किया है, आपने अपनी छुट्टी गवाई, आपने अपनी मेहनत करी, आपने अपने रिलेटिव्स की शादी छोड़ी है, आपने मेजर फंक्शन छोड़े हैं, आपने मेजर हॉलीडेज के दिन भी एग्जाम का प्रिपरेशन किया है, तो आपने तो थोड़ा बहुत लूटना ही चाहिए, इसमें कहीं गलत नहीं है। तो लोग ऐसा कहते थे कि ये जो लोग होते हैं ना, ये बड़ा लूटते हैं और हमें कोई ऑल्टरनेटिव मोड चाहिए कि हम सीए के पास ना जाके किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाए जो हमारा रिटर्न भर दे। द देन कांग्रेस गवर्नमेंट थी और उन्होंने, देखिए गवर्नमेंट को तो हर एक की बात समझ करके हर एक के लिए करना पड़ता है, तो उन्होंने टीआरपी स्कीम निकाली थी। अब ये जो टीआरपी स्कीम थी, जिसके तहत क्या होता था, इन लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ही एक पार्ट बनाया गया था। यहां पे लोग इनके पास जा सकते थे, अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते थे और टीआरपी फिर इनका क्या करता था, रिटर्न सबमिशन कर देता था डिपार्टमेंट के अंदर में। तो बेसिकली he used to use or he used to help the people in filing the return. Yes or no? अच्छा, टीआरपी कौन था? सब टीआरपी एक इंडिविजुअल था। अब इसमें क्वेश्चन कहां आएगा मैं आपको बताता हूं। आपको क्वेश्चन ना जेन्युइनली ये थर्ड पार्ट पे आएगा। देखिए, नो इफ नो बट ओनली कट टू कट की अगर मैं बात करूं ना, क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा, राइट? या तो फिर क्वेश्चन इधर आएगा, हु कैन नॉट बी टीआरपी। अब देखिए ये गजब बात है। टीआरपी कौन नहीं बन सकता? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट टीआरपी नहीं बन सकता, राइट? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट टीआरपी नहीं बन सकता, कोई लीगल प्रैक्टिशनर टीआरपी नहीं बन सकता। तो अगर कोई लीगल प्रैक्टिशनर है साहब तो वो टीआरपी नहीं बन पाएगा। स्पेसिफाइड क्लास और क्लासेस ऑफ एम्प्लॉय, अगर कोई एम्प्लॉय है स्पेसिफाइड क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन का, तो वो भी टीआरपी नहीं बन सकता। इसमें अब तक के एक ही लाया था, शेड्यूल बैंक का एम्प्लॉय, वो टीआरपी नहीं बन सकता। ठीक है, कौन कौन से रिटर्न टीआरपी नहीं भर सकता? ऑलमोस्ट सारे रिटर्न टीआरपी भर सकता है एक्सेप्ट दिस 3। और क्वेश्चन यहां आएगा जेन्युइनली, ठीक है सर, कौन से रिटर्न टीआरपी नहीं भर सकता? पहला, अगर कोई व्यक्ति टैक्स ऑडिट के अंदर में कवर है तो उसके रिटर्न टीआरपी नहीं भर सकता। तो कोई पर्सन अगर टैक्स ऑडिट के अंदर में कवर है उसके रिटर्न टीआरपी नहीं भरेगा। दूसरा, अगर ओरिजिनल रिटर्न टीआरपी ने नहीं भरा तो रिवाइज रिटर्न टीआरपी नहीं भर सकता। सो रिवाइज रिटर्न इफ ओरिजिनल रिटर्न इज नॉट मेड बाय टीआरपी।
और तीसरा एक नॉन रेसिडेंट का रिटर्न टीआरपी नहीं भर सकता। तो कम ऑन 3 चीजें याद कर लो पूरे सेक्शन में से। पहला, टैक्स ऑडिट वाले केसेस का रिटर्न टीआरपी नहीं भर सकता दोस्त। दूसरा, नॉन रेसिडेंट पर्सन का रिटर्न टीआरपी नहीं भर सकता। तीसरा, अगर ओरिजिनल रिटर्न टीआरपी ने नहीं भरा तो रिवाइज रिटर्न टीआरपी नहीं भर सकता। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। तो ये 3 पॉइंट को जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेना, काम खत्म। मूविंग एड, अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि सर रिटर्न तो भरना है, या तो टीआरपी के थ्रू भर लेंगे, या तो हम बल्क रिटर्न भर लेंगे, या तो खुद के रिटर्न भर लेंगे। पर रिटर्न हमें भरना कब तक है? ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 139(1). सेक्शन 139(1) ड्यू डेट देता है कि आपको रिटर्न कब तक के सबमिट करना है। तो सर देखिए, आप कंपनी है या अदर देन कंपनी है, मुख्य तौर पे चीजें इस पे डिपेंड करती है। सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि आप अदर देन कंपनी है। आप अदर देन कंपनी है तो 2 ही सिचुएशन है। सिचुएशन 1, आप टैक्स ऑडिट में कवर है। सिचुएशन 2, यू आर नॉट कवर्ड इन टैक्स ऑडिट। सो इफ यू आर नॉट कवर्ड इन टैक्स ऑडिट, देन 31st of July is the due date by which you should file the return. So 31st July of the assessment year तक के आपने अपना रिटर्न भर देना चाहिए। लेट्स से आपका अगर फाइनेंशियल ईयर बनता है 23-24, तो आपको कब तक के भर देना चाहिए? 31 जुलाई 2024 तक के आपको आपका रिटर्न भर देना चाहिए। तो जो रिटर्न होता है वो हम असेसमेंट ईयर में भरते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर। तो 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर तक के आपने अपना रिटर्न भर देना चाहिए इफ यू आर नॉट कवर्ड इन टैक्स ऑडिट। वेराज इफ यू आर कवर्ड इन टैक्स ऑडिट, देन you must file the return by 31st of October. Then you must file the return by your 31st of October in the assessment year. Yes, because tax audit date return filing becomes 31st October. Then if the assessee is a company and he is not liable to TP report or he is liable to TP report. Now what is TP report? Transfer pricing report. अगर वो ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट के लिए लायबल नहीं है तो सीधा 31 अक्टूबर तक को उसको अपना रिटर्न भरना पड़ता है। सो हर कंपनी 31 अक्टूबर तक के अपना रिटर्न भरेगी इफ दे आर नॉट लायबल टू टीपी रिपोर्ट। हाउएवर इफ दे आर लायबल टू टीपी रिपोर्ट, उनको अपना रिटर्न 30 नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर तक के भरना पड़ता है। अब यहां पे एक और चीज है जो मैंने चार्ट में नहीं डाली है, बट मैं आपको बता देता हूं। एक सेक्शन है सेक्शन 5A ऑफ द इनकम टैक्स, पोर्टुगीज सिविल लॉ इसके ऊपर वर्क करता है। और पोर्टुगीज सिविल लॉ के तहत इफ अ पर्सन अर्निंग एनी इनकम, ये जो इनकम है हस्बैंड और वाइफ में इक्वली डिवाइड की जाती है। तो पोर्टुगीज सिविल लॉ सेक्शन 5A ऑफ इनकम टैक्स कहता है कि अगर कोई एसएससी पोर्टुगीज सिविल लॉ में कवर होता है, अदर देन सैलरी इनकम, उसकी जितनी भी इनकम है उसके हस्बैंड और वाइफ में क्या की जाती है? डिवाइड की जाती है। तो ऐसे केस में जो रिटर्न फाइलिंग डेट है वो कॉमन हो जाएगा। सो लेट्स से हस्बैंड अगर टैक्स ऑडिट में कवर है तो वाइफ का रिटर्न फाइलिंग डेट भी क्या आ जाएगा? अक्टूबर में आ जाएगा, राइट, इवन दो शी इज नॉट कवर्ड इन टैक्स ऑडिट। क्योंकि जब तक के हस्बैंड की इनकम डिटरमाइन नहीं होती तब तक के वाइफ की इनकम डिटरमाइन नहीं हो सकती, बिकॉज पोर्टुगीज सिविल लॉ कहता है जो भी इनकम आएगी अदर देन सैलरी उसे इक्वली डिवाइड किया जाएगा। तो हस्बैंड का डेट अगर अक्टूबर बनता है तो फिर वाइफ का भी डेट क्या बनेगा? अक्टूबर बनेगा, इफ पोर्टुगीज सिविल लॉ इज एप्लीकेबल। हालांकि ये बहुत लिमिटेड पॉइंट है, इसीलिए एग्जामिनर इसको बहुत रिस्ट्रिक्ट करता है, शायद ही पूछता है। तो मेनली आपको डेट याद रखनी है, या तो 31 जुलाई इफ देयर इज नो टैक्स ऑडिट, इफ देयर इज टैक्स ऑडिट 31 अक्टूबर, एंड इफ ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट इज एप्लीकेबल 30 नवंबर। 3 डेट याद रखो, गेम ओवर। यस, चेक करो द चार्ट। मूविंग अहेड, आपको नेक्स्ट सेक्शन आ रहा है सेक्शन 139। ये सेक्शन आपको बताता है कि कौन कौन लोगों को रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। सो दिस सेक्शन एनलिस्ट ऑल दोस पीपल हु नीड्स टू फाइल द रिटर्न ऑन टाइम एज गिवन इन सेक्शन 139(1). मैंडेटरी रिटर्न है, ध्यान से सुनिएगा। पहला, हर फर्म या कंपनी प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, फर्म प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, डजंट मैटर, यू नीड टू फाइल रिटर्न। सेकंड, एवरी पर्सन अदर देन कंपनी और फर्म इफ हिज टोटल इनकम एक्सीड्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो कोई भी अदर पर्सन, फर्म या कंपनी को छोड़ करके जिनकी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है। अब यहां पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का मतलब क्या है? अगर हम ओल्ड स्कीम की बात कर रहे हैं तो 2.5 लाख, अगर हम न्यू स्कीम की बात कर रहे हैं तो 3 लाख, एज द केस मे बी। अगर उससे ऊपर है आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट, एवरी पर्सन बीइंग अ रेसिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हु इज अ बेनिफिशियरी ऑफ एनी असेट्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल असेट और बेनिफिशियल और ऑफ एनी असेट और साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया। अगर कोई व्यक्ति ROR है जिसकी कोई एसेट या साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया है, भले ही इंडिया में उसकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर हो या ना हो, उसे रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो अज्यूम कर लीजिए विजय एक ROR है और विजय का लेट से बैंक अकाउंट फॉरेन के अंदर में है, तो विजय हैज अ साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया। अब विजय की इंडिया में इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर हो या ना हो, विजय को इंडिया में रिटर्न भरना ही पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से अगर मान लीजिए विजय के फाइनेंशियल एसेट्स आउटसाइड इंडिया है, लेट से विजय ने फॉरेन कंपनी के शेयर्स लेके रखा है, विजय ने टेस्ला के शेयर्स लेके रखा है, तो विजय की इनकम इंडिया में भले ही बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर ना हो एंड विजय ROR है, तो भी विजय को अपनी क्या लेनी पड़ेगी? रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। यस और नो, राइट।
नेक्स्ट, इंडिविजुअली एचयूएफ, एओपी, बीवाई, एजेपी को कब रिटर्न भरना है? किसी भी इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीवाई, एजेपी को रिटर्न भरना है अगर उनकी टोटल इनकम बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A एंड एग्जम्पशन अंडर द 54 सीरीज एक्सीड्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। मतलब 54 की सीरीज में एग्जम्पशन क्लेम करने से पहले या चैप्टर 6A में एग्जम्पशन क्लेम करने से पहले अगर उनकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है तो उनको क्या करना है? रिटर्न फाइल करना है। Yes, so if the total income or total income of other person in respect of which he is assessable without claiming deduction under section 10, 10A, 10B, 10BA, 54, 54B, 54D, EC, F, G, H, A, GB, 80C to 80U exceeds maximum amount which is not chargeable to tax। तो मान लीजिए कैपिटल गेन आ रहा है 5 लाख, आपने 54 में एग्जम्पशन क्लेम कर लिया 5 लाख, तो अब बताइए क्या आपको एग्जम्पशन मिलेगा? द आंसर इज, क्या आपको रिटर्न बनना है? द आंसर इज यस। भले ही आपने पूरा 5 लाख का एग्जम्पशन क्लेम कर लिया, आपकी टोटल इनकम 0 हो गई, लेकिन इनकम बिफोर क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर 54 तो क्या बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर थी? हाँ, आपको रिटर्न फाइल करना है। नेक्स्ट, any other person other than firm or company who has deposited in one or more current account exceeding rupees 1 crore in a bank or cooperative in a particular year। yes, यहाँ पे जो ईयर है इसको ऑब्लिक करके ईयर करना है। नाउ अगर आपने करंट अकाउंट में एक या एक से ज्यादा किसी भी बैंकिंग कंपनी के साथ जो मेंटेन हो रहा है उसमें डिपॉजिट हुआ है 1 करोड़ से ऊपर। अब यहाँ पे समझने लायक बात यह है कि यहाँ पे वो कैश डिपॉजिट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ वो डिपॉजिट की बात कर रहे हैं। मतलब आपने चेक भी डाले हैं 1 करोड़ के ऊपर के अपने करंट अकाउंट में, तो आपको रिटर्न भरना है। दूसरा, हैज इनकर्ड ऑन द फॉरेन ट्रैवल 2 लाख इन एग्रीगेट फॉर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन। मतलब मान लीजिए आपने या आपने किसी और के लिए 2 लाख से ज्यादा का अगर फॉरेन ट्रैवल के ऊपर खर्चा किया है तो आपको क्या करना है? रिटर्न भरना है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका साल भर का 1 लाख रुपए के ऊपर आया है। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बिल इन एग्रीगेट 1 लाख रुपए के ऊपर आता है तो आपको रिटर्न भरना है, या आप सच अदर कंडीशन जो गवर्नमेंट दे वो फुलफिल कर देते हैं तो आपको अपना रिटर्न भरना पड़ेगा। यस, फर्दर रिसेंट टाइम्स में कुछ और भी लोगों को रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी किया था, आइए देखते हैं। पहला, अगर आपका बिजनेस है और आपका बिजनेस का सेल्स 60 लाख रुपीस से ऊपर जा रहा है तो आपको रिटर्न भरना है। अगर आप प्रोफेशनल है और प्रोफेशन की ग्रॉस रिसीट 10 लाख रुपीस से ऊपर जा रही है, आपको रिटर्न भरना है। अगर आप इंडिविजुअल है, सीनियर सिटीजन है, आपका टीडीएस डिडक्टेड 50,000 से ऊपर है तो आपको रिटर्न भरना है। अगर आप इंडिविजुअल है, सीनियर सिटीजन है, टीडीएस टीसीएस डिडक्टेड 50,000 से ऊपर है तो आपको रिटर्न भरना है। अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल है अदर देन सीनियर सिटीजन, आपका टीडीएस टीसीएस 25,000 से भी ऊपर है तो आपको रिटर्न भरना है। आपका टीडीएस टीसीएस 25,000 से ऊपर भी है तो आपको रिटर्न भरना है। मान लीजिए आपका सेविंग बैंक अकाउंट है और सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर में आपका एग्रीगेट डिपॉजिट साल भर का 50 लाख से ऊपर हो जाता है तो आपको रिटर्न भरना है। अब देखिए ये जो पूरी रिटर्न भरने की सीरीज है ना, जेन्युइनली उसमें से मुझे लगता है जो रीसेंट टाइम्स में आपको पूछा जा सकता है वो है ये 5th पॉइंट और 6th पॉइंट। इसके पहले के सारे जो जितने भी पॉइंट है ना ये सारे आपको पूछे जा चुके हैं, तो ये दो को आपको रिवाइज कर लेना चाहिए मेरे साथ, राइट। पहला, करंट अकाउंट में 1 करोड़ के ऊपर डिपॉजिट कर रहे हो। दूसरा, फॉरेन ट्रैवल खुद का या किसी और का 2 लाख से ऊपर खर्चा कर रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बिल 1 करोड़ रुपए के ऊपर आ रहा है तो आपका बिजनेस है, सेल्स 60 लाख के ऊपर जा रहा है तो आप प्रोफेशनल है, सेल्स 10 लाख रुपीज से ऊपर जा रहा है तो, या फिर आप सीनियर सिटीजन है, रेसिडेंट और आपका टीडीएस टीसीएस जो डिडक्ट हुआ है वो 50,000 से ऊपर हुआ है तो, अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है, आपका टीडीएस टीसीएस डिडक्टेड 25,000 रुपए से ऊपर हुआ है तो, या आप सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए से ऊपर का डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपको मैंडेटरीली रिटर्न भरना है। यस, एक बार इस लिस्ट को चेक कीजिए फिर ही वीडियो को आगे देखिए। डन। तो आपको क्या करना है सर, आपको आपका रिटर्न सबमिट करना है। ये रिटर्न वेरीफाइड होना चाहिए, मतलब आपका साइन होना चाहिए, या आधार बेस्ड वेरिफिकेशन होना चाहिए, या ऑनलाइन बैंकिंग बेस्ड वेरिफिकेशन होना चाहिए प्रिस्क्राइब फॉर्म के अंदर में विद इन प्रिस्क्राइब टाइम। प्रिस्क्राइब टाइम क्या है, 139(1) के अंदर में लिखा हुआ है। तो ये वो लोग हो गए जिन लोगों को क्या करना है, रिटर्न भरना है, मैंडेटरीली रिटर्न भरना है। क्या इतनी ही लिस्ट है? नहीं, लिस्ट और भी बड़ी है, ये सिर्फ सेक्शन 139 के अंदर में मेंशन्ड है। यस, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार इस लिस्ट को शांति से पढ़ना और फिर ही आगे का वीडियो कंटिन्यू करना, तब तक कि आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। मूविंग अहेड, हमें और किससे रिटर्न भरवाने हैं। सेक्शन आता है सेक्शन 139(4)A। Section 139(4)A says a charitable or religious trust or any institution which is covered under Section 11 or who is taking exemption under Section 11, if the income before claiming the exemption
if the income of a charitable or religious trust before claiming the exemption under section 11 and 12 exceed basic exemption limit। तो अगर चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट एग्जम्पशन क्लेम करने से पहले अगर उनकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर जाती है तो इन्हें रिटर्न भरना मैंडेटरी है। क्या आप जानते हैं चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट को अपना रिटर्न भरना मैंडेटरी है उनकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर गई तो। फर्दर अगर इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर गई तो उनको ऑडिट करवाना भी मैंडेटरी हो जाता है। तो क्योंकि रिटर्न और ऑडिट दोनों मैंडेटरी हो जाता है मतलब इनकी ड्यू डेट क्या आती है रिटर्न भरने की 31 अक्टूबर इनकी डेट आ जाती होगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। तो चलिए देखिए, इफ द टोटल इनकम विदाउट गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 11 एंड 12 exceeds basic exemption limit that trust shall file return of income। तो मैंडेटरी हो जाता है ऑडिट भी अगर इनका रिटर्न अगर इनकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है तो। अगर ऐसा होता है तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग कितनी हो जाएगी 31 अक्टूबर हो जाएगी। अगर इसका कंप्लायंस सही टाइम पे नहीं किया तो 100 रुपीज फॉर एवरी डे की क्या लगती है पेनल्टी एज पर सेक्शन 272A। यस और नो? साथ साथ में फीस भी एप्लीकेबल हो जाएगी। तो ये था आपका सेक्शन 139(4)A जहां पे चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट को रिटर्न भरना जरूरी है अगर उनकी इनकम एग्जम्पशन क्लेम करने से पहले बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर चली गई तो। देन आता है नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 139(4)B रिटर्न ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। क्या आप जानते हैं पॉलिटिकल पार्टी जो होती है इसकी इनकम एग्जम्प्ट होती है सेक्शन 13A के अंदर में। अगर ये एग्जम्पशन क्लेम करने से पहले पॉलिटिकल पार्टी की इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है तो पॉलिटिकल पार्टी नीड्स टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। सो इफ द पॉलिटिकल पार्टीज टोटल इनकम बिफोर क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर 13A एक्सीड्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट दे मस्ट फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। हर पॉलिटिकल पार्टी को ऑडिट मैंडेटरी होता है मतलब पॉलिटिकल पार्टी का रिटर्न भरने की डेट बाय डिफॉल्ट में क्या बन जाती है 31 अक्टूबर। So if the total income without giving effect to the provision of 13A exceeds basic exemption limit, then PP, that is political party, is required to file ROI. Audit is mandatory and that's why the due date for filing ROI will be 31st of October. Yes, check it. Further moving, section 139(4)C. देखिए, हॉस्पिटल, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, अदर इंस्टीट्यूशंस इनको एग्जम्पशन से अंडर द वेरियस कैटेगरीज अंडर सेक्शन 10 इफ they are claiming exemption under the respective section of section 10 and income before claiming such exemption exceed basic exemption limit they must file ROI। अब इसमें से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं भी है तो अकॉर्डिंगली जुलाई अक्टूबर कोई भी डेट बन सकती है रिटर्न फाइलिंग की। यस। सो इफ स्पेसिफाइड एंटिटी लाइक हॉस्पिटल, मेडिकल इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा, अब आप बैरक पढ़ेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे सेक्शन लिखे हैं वो सब मैंने कट कर दिए। जो क्लेम कर रहा है एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 मैंने सिर्फ इतना लिखा है। सो इफ द टोटल इनकम विदाउट गिविंग द इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 exceeds basic exemption limit then these entities are required to file ROI। ड्यू डेट्स कैन ईदर भी 31 जुलाई और अक्टूबर डिपेंडिंग अपॉन आप टैक्स ऑडिट के अंदर में है या नहीं है। बट अगर इसका नॉन कंप्लायंस हुआ 100 रुपीज फॉर एवरी डे आपको पेनल्टी जरूर लगेगी। यस, ये एग्जाम में नहीं पूछता है। देखो 139(4)A, 4B, 4C इन तीनों में से अगर एग्जाम में कुछ पूछता है तो वो 4A है जो पूछा जाता है। यस, चलिए देन मूविंग ऑन 4D एंड 4E ऐसे दो सेक्शन है। 4D में ऐसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इंस्टीट्यूशन कवर होते हैं हु आर क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च। तो अगर कोई यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन है जो साइंटिफिक रिसर्च का एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हैं सेक्शन 35 में, इनको अपने रिटर्न क्लेम करने, इनको अपना रिटर्न फाइल करना है मैंडेटरीली चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। सो ऑल द अबव हु आर अप्रूव्ड एज पर सेक्शन 35 ROI इज मैंडेटरी। एक और सेक्शन आता है सेक्शन 139(4)E बिजनेस ट्रस्ट। एवरी बिजनेस ट्रस्ट दैट इज रीट एंड इनविट मस्ट फाइल ROI चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो रीट या इनविट जो दोनों बिजनेस ट्रस्ट होते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रीट एंड इनविट इस तरीके से नाम होता है, तो इनको मैंडेटरीली रिटर्न भरना है चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, डजंट मैटर। साथ ही साथ में आप एक और यहां पे लिख सकते हैं सेक्शन 139(4)F इन्वेस्टमेंट फंड, जिनको हम AIF भी कहते हैं, उनके लिए भी ROI मैंडेटरी है। तो सेक्शन 139(4)F इन्वेस्टमेंट फंड, इनके लिए भी ROI क्या है बेटा, मैंडेटरी है, ये भी आप लिख लीजिए। यस बेटा, तो हमने 139 पढ़ा, 139(4)A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F सारे के सारे ROI वाले सेक्शन इधर समाप्त हुए। मूविंग अहेड, आपसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं 139(3) लॉस रिटर्न। अब ये लॉस रिटर्न क्या होता है? देखिए, अगर आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड या सेट ऑफ करना है, दैट इज ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस को सेट ऑफ करना है, तो भैया वो रिटर्न आपको क्या करना है, टाइम पे भरना है। सो इन ऑर्डर टू कैरी फॉरवर्ड द लॉस, द रिटर्न फॉर द ईयर ऑफ लॉस इज मैंडेटरी। मेरी इस लाइन को बड़े ध्यान से सुनिएगा।
इन ऑर्डर टू कैरी फॉरवर्ड द लॉस, द ईयर इन विच द लॉस हैज बीन इनकर्ड, उसका रिटर्न भरना क्या है बेटा, मैंडेटरी है। दूसरी बात क्या कर देते हैं, ये समझ लीजिए, 3 लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएंगे इफ यू हैव नॉट फाइल्ड द रिटर्न ऑन टाइम। 3 लॉस रिटर्न 3 लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएंगे इफ यू हैव नॉट फाइल्ड द रिटर्न ऑन टाइम। पीजीबीपी, कैपिटल गेन, लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस, ये तीनों लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएंगे अगर आपने रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया। हालांकि 2 लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं भले आपने रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया, एक है एचपी और दूसरा है अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। चेक कर दीजिए, लॉस अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी, कैपिटल गेन, ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस इज allowed to be carried forward only if the ROI is filed under section 139(1). तो 139(1) मतलब रिटर्न, तो पीजीबीपी, कैपिटल गेन और ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्सेस तभी कैरी फॉरवर्ड हो पाएंगे जब आपने रिटर्न टाइम पे फाइल किया होगा। However, 2 losses can be carried forward even if ROI is not filed on time। अगर आपने टाइम पे फाइल नहीं किया तो भी 2 लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, दैट इज अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन एंड एचपी। ये 2 रिटर्न आपके कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, ये 2 लॉस आपके कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं भले आपने रिटर्न टाइम पे नहीं भरा, पर बचे हुए पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड हॉर्स रेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको रिटर्न टाइम पे भरना जरूरी है। टाइम मतलब क्या, या तो जुलाई या तो अक्टूबर। चेकआउट। मूविंग फर्दर, 2 सेक्शन और आते हैं, बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न सेक्शन 139(4), रिवाइज रिटर्न सेक्शन 139(5). फर्स्ट टॉक अबाउट बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न क्या होता है, अगर आप रिटर्न जुलाई में नहीं भर पाए या फॉर दैट मैटर अक्टूबर में नहीं भर पाए तो आप बिलेटेड रिटर्न भी भर सकते हैं। जैसे बिलेटेड हैप्पी बर्थडे होता है वैसे बिलेटेड रिटर्न भी हो सकता है, कोई बात नहीं है। यस और नो, कई बार ऐसी दिक्कत आती है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है कि आप रिटर्न उस टाइम तक के नहीं भर पाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रिटर्न आगे भर दीजिए। कब तक के भरा जा सकता है, 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर एंड होने से 3 महीने पहले, 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। या तो असेसमेंट पहले कंप्लीट हो जाए या असेसमेंट ईयर खत्म होने से 3 महीने पहले, मतलब 31 दिसंबर तक के। Yes or no? So any person who has not furnished the return within the time allowed under 139(1) or 142(1) may furnish his belated return as under 3 months prior to the end of assessment year or before completion of assessment, whichever is earlier. Whichever is earlier. Yes or no? चलिए सर, अब आप बोलेंगे कि वैसे तो हमें रिटर्न जुलाई या अक्टूबर में भरना होता है, बराबर है, लेकिन आप हमें अगर ऑप्शन दे रहे हैं कि मैं 31 दिसंबर तक के भी भर सकता हूं, तो कौन पागल होगा जो जुलाई या अक्टूबर में अपना रिटर्न भरेगा? भैया जब आप मेरे को ऑप्शन ही दे रहे हो कि 31 दिसंबर तक के भी रिटर्न भर तो भी चल जाएगा, तो कौन ही पागल होगा जो जुलाई या अक्टूबर में रिटर्न भरना चाहेगा? आप एक बात भूल रहे हैं सर, रिटर्न अगर आपने टाइम पे फाइल नहीं किया, पहला लॉस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, दूसरा आपको क्या लगेगा, फीस लगेगी, और तीसरा आपको इंटरेस्ट भी लग जाएगा। तो वो कॉन्सिक्वेंसेस तो है ही, ये सिर्फ आपको एक ऑप्शन है कि भैया आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ना कर दे हम, इसलिए तुम एक काम करो, बिलेटेड रिटर्न को थोड़ा टाइम पे भरना शुरू कर दो। गेटिंग द पॉइंट? चेक कीजिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका रिवाइज रिटर्न। ये रिवाइज रिटर्न क्या है? मान लीजिए आपने कोई चीज पहले सबमिट की है, आपको लगता है देयर इज एन एरर और ओमिशन इन द रिटर्न ऑलरेडी फाइल्ड, यू कैन चेंज इट। So you are practically rectifying the earlier return file. So if you have already filed a return and you find any error or omission in the return file, mark this word, this is very important, error or omission in the return file, then you can revise the return 3 months prior to the end of assessment year or before completion of assessment, whichever is earlier. 3 months prior to the end of assessment year or before completion of assessment, whichever is earlier. Can I practically say the time limit for 139(4), that is belated return, and 139(5), that is revised return, is one and the same? Yes. So 3 months prior to the end of assessment year or before completion of assessment, whichever is earlier, right? कब फाइल होगा? when you have noticed any omission or any wrong statement in the return already filed. Yes. Now moving on, section 139(9), defective return. The AO may intimate any defect he has found in the return file. मान लीजिए आपने कोई रिटर्न सबमिट किया और इस रिटर्न में डिपार्टमेंट को कोई डिफेक्ट दिखता है, तो ये डिफेक्ट आपको कम्युनिकेट किया जाता है और आपको 15 डेज का टाइम मिलता है ये डिफेक्ट को सुधारने के लिए। अगर 15 दिन में आपने ये डिफेक्ट सुधार दिया, रिटर्न विल बी वैलिड रिटर्न। 15 दिन में आपने रिटर्न नहीं सुधारा, ऐसा अज्यूम किया जाएगा कि आपने कभी रिटर्न सबमिट ही नहीं किया। The AO may intimate the defect to the assessee and get him the opportunity to rectify the defect within 15 days, else return will be invalid. Else return will be invalid. इस साल एक अमेंडमेंट भी आया है सेक्शन 139(9)A। देखिए सीबीडीटी के पास पावर है सेक्शन 119 के अंदर में
कि वो किसी भी व्यक्ति को ऑर्डर इशू कर सकती है। और मान लीजिए सीबीडीटी ने ऐसा कोई ऑर्डर इशू किया वेरिन अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न, वो व्यक्ति जब भी ऐसा कोई रिटर्न भरेगा ये अज्यूम किया जाएगा कि वो रिटर्न सेक्शन 139 के अंदर में ही किया गया है, और इसी चीज को सेक्शन 139(9)(a) के तहत इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो लॉ कहता है वेयर रिटर्न इज सबमिटेड एज पर द ऑर्डर, वेयर द रिटर्न इज सबमिटेड एज पर द ऑर्डर अंडर 119। अब ये 119 का ऑर्डर क्या है? सीबीडीटी का ऑर्डर है कि आपको रिटर्न भरना है। दिस रिटर्न शैल बी डीम्ड टू बी ROI अंडर 139। ऐसा कोई रिटर्न आप सबमिट कर देते हैं तो अज्यूम कर लिया जाएगा कि आपने रिटर्न जो किया है ये 139 की सीरीज में ही किया है, और आपके ऊपर फिर इंटरेस्ट एंड पेनल्टी जैसे प्रोविजन नहीं लगाए जाएंगे। यस, तो ये है अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 2024 का। हाँ जी, अब रिटर्न के सारी बातें तो देख ली, डिफेक्टिव रिटर्न देख लिया, लॉस रिटर्न देख लिया, हम लोगों ने रिवाइज रिटर्न देख लिया। रिटर्न न फाइल करने पे क्या कोई फीस लगती है? जीआरजी फीस लगती है। 234F बताता है कि अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया या रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल किया तो आपको एक फीस देनी पड़ेगी, फीस का सामना करना पड़ेगा। कितने रुपए होगी सर फीस? फीस होगी 5,000 रुपए। हालांकि अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर नहीं जाती तो आपकी ये फीस सिर्फ 1,000 रुपए होगी। तो जनरली फीस कितनी है? 5,000 रुपए। लेकिन अगर आप क्या नहीं करते सर, 5 लाख के ऊपर आपकी इनकम नहीं है तो आपकी फीस सिर्फ 1,000 रुपए है। 1,000 रुपए देने का, गवर्नमेंट को बोलने का सॉरी, निर्मला ताई को बोलने का सॉरी ताई हमसे गलती हो गई, ये फीस लो, हमें माफ करो। बढ़िया आ गया। चलिए अब एक और कंसेप्ट पे आते हैं, अपडेटेड रिटर्न। मुझे ऐसा लगता है इस चैप्टर से अगर कुछ पूछा जा सकता है तो वो ये है अपडेटेड रिटर्न। तो सर ये जो अपडेटेड रिटर्न है ये क्या है? देखिए क्या होता था, बहुत सारे लिटिगेशंस को आगे अवॉइड करने के लिए कई बार एसएससी हो सकता है ना ऐसा बोलेंगे मेरे को रेगुलर रिटर्न भरने का भी टाइम नहीं मिला, मैं बिलेटेड रिटर्न भी नहीं भर पाया, मैं अपनी चीजों में उलझा हुआ था। तो ऐसे व्यक्ति आगे चल करके क्या करते थे, बहुत सारे डिस्प्यूट क्रिएट करते थे। इन डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए क्या किया गया, गवर्नमेंट ने एक अपडेटेड रिटर्न नाम की स्कीम लाई। इससे डिस्प्यूट्स भी और ज्यादा कम हो जाएंगे। इस अपडेटेड रिटर्न के तहत आपको गवर्नमेंट ने कहा कि चलो एक काम करो, आप आपका अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम भरो, इसके ऊपर जो भी टैक्स आ रहा होगा वो दो, एक एडिशनल टैक्स दे दो, हम आपका असेसमेंट भी नहीं करेंगे, आपके ऊपर पेनल्टी एटसेट्रा कुछ नहीं लगाएंगे, आपका भी काम खत्म, हमारा भी काम खत्म। हाँ, आपको टैक्स के साथ साथ एक एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा, पर वो पेनल्टी से कभी भी बेटर रहेगा। यस, तो आइए समझते हैं अपडेटेड रिटर्न। अपडेटेड रिटर्न कौन भर सकता है? कोई भी व्यक्ति अपडेटेड रिटर्न भर सकता है, चाहे उसने पहले रिटर्न भरा हो नहीं भरा हो। बिलेटेड रिटर्न भरा, अब अपडेट कर सकते हो। रिवाइज रिटर्न भरा, अब अपडेट कर सकते हो। रिटर्न नहीं भरा तो भी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। अपडेटेड रिटर्न कब तक के फाइल किया जा सकता है? 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो लेट्स से रेलेवेंट असेसमेंट ईयर जिसका आपने रिटर्न नहीं भरा है 23-24, तो 2025 तक के कभी भी आप अपडेटेड रिटर्न भर सकते हो। यस, so any person whether or not he has furnished a return at any time within 24 months from the end of relevant assessment year, 24 months from the end of relevant assessment year ये अपना अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं। हालांकि लॉ ने कुछ एक्सेप्शन भी दिया है कि आप कब अपडेटेड रिटर्न सबमिट नहीं कर पाएंगे। When updated return cannot be submitted, मुझे ऐसा लगता है एज ऑफ नाउ, क्योंकि ये सेक्शन नया है, क्वेश्चन इस पे आ सकता है इन ऐसी सिचुएशंस में जिनमें आप अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकते। सिचुएशन नंबर 1, व्हेन अपडेटेड रिटर्न इज अ रिटर्न ऑफ लॉस। याद रखिए ये अपडेटेड रिटर्न हमेशा रिटर्न ऑफ इनकम ही हो सकता है, रिटर्न ऑफ लॉस नहीं हो सकता। सो अगर मान लीजिए आपने पहले इनकम रिटर्न भरा था, अब आप अपडेटेड लॉस रिटर्न भरना चाहते हैं, नहीं चलेगा। दूसरा, पहले लॉस रिटर्न था, अब आप लॉस बढ़ा करके दिखाना चाहते हैं, नहीं चलेगा। पहले लॉस रिटर्न था, अब आप इनकम रिटर्न दिखाना चाहते हैं, चलेगा। याद रखें, अपडेटेड रिटर्न मस्ट बी अ रिटर्न ऑफ इनकम। याद रखना है, अपडेटेड रिटर्न मस्ट बी अ रिटर्न ऑफ इनकम, नॉट अ रिटर्न ऑफ लॉस। सेकंड, इफ अपडेटेड रिटर्न हैज अ इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग द टोटल टैक्स लायबिलिटी, अगर ये आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर रहा है, अपडेटेड रिटर्न फर्निश नहीं हो पाएगा। या ये आपका रिफंड इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग द टोटल टैक्स लायबिलिटी और इंक्रीजिंग द रिफंड, अपडेटेड रिटर्न सबमिट नहीं हो पाएगा। सीधे शब्दों में भैया डिपार्टमेंट का नुकसान हो रहा है, अपडेटेड रिटर्न सबमिट नहीं हो पाएगा, बाकी कुछ भी कर लो। तीसरा, आपके घर पे सर्च इनिशिएट हुई है सेक्शन 132 के तहत, या फिर रिक्विजिशन हुआ है सेक्शन 132A के तहत, या फिर सर्वे हुआ है 133A के तहत। तो सर्च, सर्वे या रिक्विजिशन जैसे कोई ऑर्डर इशू हुआ है, आप अपडेटेड रिटर्न सबमिट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, a notice has been issued to effect that any money, jewelry has been seized or requisition in case of other person but belong to SSC। मान लीजिए रेड किसी और क्या हुई है, सर्च किसी और क्या हुई है, रिक्विजिशन किसी और क्या हुआ है, बट ये वो श्योर है कि ये आपको बिलोंग करता है, तो आप अपने ईयर का अपडेटेड रिटर्न सबमिट नहीं कर सकते। यस, अगर किसी पर्टिकुलर ईयर का अपडेटेड रिटर्न ऑलरेडी सबमिटेड है तो भी आप वापस से अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकते। मतलब अगर एक पर्टिकुलर ईयर का अपडेटेड रिटर्न हो चुका है तो दोबारा उस ईयर का अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं हो सकता।
यस आपके ऊपर कोई प्रोसीडिंग्स चालू है असेसमेंट, रीअसेसमेंट, रिकम्प्यूटेशन की, तो आप अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकते। तो अगर आपके ऊपर डिपार्टमेंट की कार्रवाई चल रही है जैसे असेसमेंट, रीअसेसमेंट, रिकम्प्यूटेशन, रिवीजन, आप अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकते। AO has a information in respect of such person received under the Money Laundering Act, Black Money Act, Prohibition of Benami Property Transaction Act, Smuggler and Foreign Exchange Manipulator Act। अगर इतने भारी भारी एक्ट के अंदर में आपको ऑलरेडी नोटिस आ चुका है और ये आपको कम्युनिकेट किया जा चुका है तो आप अपडेटेड रिटर्न सबमिट नहीं कर सकते। तो अगर आप मान लीजिए विजय माल्या जैसी कोई एक्ट में फंसे हुए हैं तो आप अपडेटेड रिटर्न उस ईयर का सबमिट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अगर DTAA के तहत आपसे इंफॉर्मेशन मिली है और कि आपने कुछ फॉरेन टैक्स इवेजन किया है और ये आपको कम्युनिकेट कर दी गई है, so information has received under DTAA under section 90 or 90A and the same has been communicated to him prior to the date of filing updated return। तो भैया आप फॉरेन में कुछ टैक्स इवेजन हुआ है, इसकी एक नोटिस डिपार्टमेंट को आई थी और डिपार्टमेंट ने नोटिस आपको पकड़ा दी है, आप उस ईयर का अपडेटेड रिटर्न सबमिट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, एनी प्रोसिक्यूशन हैज बीन इनिशिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच पर्सन। मान लीजिए अगर उस पर्सन के अगेंस्ट में कोई प्रोसिक्यूशन इनिशिएट हुआ है, अपडेटेड रिटर्न नहीं हो सकता, या फिर बोर्ड नोटिफाई कर देता है कुछ क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन को, तो अपडेटेड रिटर्न सबमिट नहीं हो सकता। जब भी आप अपडेटेड रिटर्न सबमिट करेंगे तो यू हैव टू अकम्पनी द प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स एंड एडिशनल टैक्स। जो टैक्स और एडिशनल टैक्स है इसका आपको क्या पे करना पड़ेगा, एक प्रूफ अटैच करना पड़ेगा कि हाँ हम लोगों ने क्या किया है, अपडेटेड रिटर्न के साथ इसका टैक्स भर दिया है। यस, राइट। If as a result of submitting updated return the quantum of carry forward loss or absorbed depreciation accordingly is to be reduced for any subsequent year, then any updated return shall be furnished for each such subsequent year। मान लीजिए अगर अपडेटेड रिटर्न के कारण आपका कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन या मैट क्रेडिट चेंज होता है तो आपको हर उस साल के लिए क्या करना पड़ेगा, अपडेटेड रिटर्न चेंज करना पड़ेगा जिस साल में इसका इफेक्ट आने वाला है। यस और नो, तो आपको अपडेटेड रिटर्न फिर क्या करना पड़ेगा, हर साल के लिए भरना पड़ेगा। सो मान लीजिए फर्स्ट ईयर का आपने अपडेटेड रिटर्न भरा, इससे जो कैरी फॉरवर्ड लॉस है सेकंड ईयर में वो चेंज हो रहा है, तो सेकंड ईयर का भी अपडेटेड रिटर्न आपको सबमिट करना पड़ेगा। यस, चेक कीजिए। डन। तो यहां पे एक छोटा सा ब्रीफ इनसाइट बनाया है, पहले लॉस रिटर्न था, बाद में लॉस अपडेटेड रिटर्न ना चलबे। इनकम रिटर्न था, आपने अपडेटेड रिटर्न इनकम दिखाया, चलेगा। इनकम रिटर्न था, आपने लॉस रिटर्न दिखा दिया, नहीं चलेगा। लॉस रिटर्न था, आपने अपडेटेड इनकम दिखाया, चल जाएगा। क्लियर है मालिक? चलिए बढ़ेंगे आगे। आपने कहा कि सर आपको एडिशनल टैक्स भी पे करना पड़ेगा अगर आप अपडेटेड रिटर्न भरते हैं तो ये जो एडिशनल टैक्स है या जो टैक्स कैलकुलेशन है इसके लिए एक सेक्शन है, सेक्शन 140B। यस, पहले आप अपडेटेड रिटर्न का पूरा पार्ट पढ़ लीजिए, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। ऐसा हो सकता है कि अब आपने ओरिजिनल रिटर्न भरा हो या ओरिजिनल रिटर्न नहीं भरा हो, इन दोनों भी केसेस में आप अपडेटेड रिटर्न भर सकते हो, हाँ या हाँ। अरे जल्दी से बोलो हाँ या हाँ, बराबर है। अब सेक्शन 140 आपको बताता है इस केस में टैक्स कैसे कंप्यूट करना है। सबसे पहले ये समझ लीजिए, अगर आपने रिटर्न ऑलरेडी भरा है तो जरा सोच करके देख दोस्त, ऐसा हो सकता है तूने एडवांस टैक्स भरा हो, ऐसा हो सकता है तेरा TDS TCS क्रेडिट हुआ हो, ऐसा हो सकता है तेरे को कोई DTAA रिलीफ मिला हो, या हो सकता है तेरे पास मैट AMT क्रेडिट हो, एज द केस में भी, बराबर है ना। तो अब जो तेरी रिटर्न इनकम निकलेगी वो ऑब्वियसली हायर रिटर्न इनकम ही होगी। यस, क्योंकि अपडेटेड रिटर्न रिटर्न ऑफ इनकम ही हो सकता है जिसमें आप अपनी एडिशनल इनकम डिस्क्लोज कर रहे हो, राइट। तो जो भी तू टैक्स निकालेगा ऑन द बेसिस ऑफ योर अपडेटेड इनकम, इसमें से जितना टैक्स तूने ऑलरेडी पे किया है वो माइनस कर देंगे। क्लियर है मालिक? ऑब्वियसली उसका क्रेडिट आपको मिलता है और मिलेगा ही। तो अंडरस्टैंड करना, पहले तूने अपनी इनकम 5 लाख दिखाई थी, अपडेटेड रिटर्न भरते वक्त तूने अपनी इनकम 10 लाख दिखा दी, तो तेरे को करना क्या है, 10 लाख के ऊपर जो टैक्स आता है वो निकालना है। इसमें से जितना तूने एडवांस टैक्स TDS AMT या DTAA क्रेडिट लिया होगा वो माइनस कर देना, ये बचेगा तेरा बैलेंस टैक्स पेएबल। गेटिंग द पॉइंट? सो वेयर द असेसी हैज फर्निश्ड अ रिटर्न अर्लियर देन अमाउंट ऑफ टैक्स पेड अर्लियर, TDS एंड मैट AMT क्रेडिट, राइट, shall be reduced। तो तेरा जो टैक्स पेबल निकलेगा वो आफ्टर रिड्यूसिंग ऑल दी 3 आइटम्स निकलेगा। फर्दर टैक्स इंक्रीज किया जाएगा एनी रिफंड इफ एनी इशूड, अगर तुझे रिफंड इसके पहले कुछ इशू किया होगा तो वो फिर टैक्स में क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। अगर तूने रिटर्न भरा ही नहीं है, इफ यू हैव नॉट फर्निश्ड द रिटर्न अर्लियर, तो जो तेरा टैक्स पेबल है उसमें से भी हम जितना एडवांस टैक्स तूने पे किया होगा,
जितना टीडीएस टीसीएस क्रेडिट होगा, जितना डीटीडब्ल्यूए रिलीफ होगा और जितना मैट ईएमटी रिलीफ होगा वो माइनस कर देंगे। इन शॉर्ट तेरी अपडेटेड इनकम पे टैक्स पेबल निकालेंगे आफ्टर रिड्यूसिंग द टैक्स ऑलरेडी पेड। एक शब्द में समझना है, टैक्स ऑलरेडी पेड तेरे को रिड्यूस कर देना है। ये आएगा तेरा बैलेंस टैक्स पेबल। ये बैलेंस टैक्स पेबल के ऊपर तुझे क्या करना है, एडिशनल टैक्स पे करना है। याद रख, ये बैलेंस टैक्स पेबल पे ही तुझे क्या करना है, एडिशनल टैक्स पे करना है। एडिशनल टैक्स कितना होगा, 25% ऑफ एग्रीगेट टैक्स प्लस सरचार्ज एंड एचईसी। अगर तू रिटर्न 12 मंथ्स के अंदर सबमिट कर देता है, तेरा एडिशनल टैक्स पेबल 50% हो जाएगा। अगर तू रिटर्न 12 मंथ्स के बाद एंड विद इन 24 मंथ्स भरता है तो। आइए तुझे इस तरीके से मैं समझाता हूं। सपोज तेरा टैक्स पेबल आया आफ्टर ऑल द कैलकुलेशन एंड रिड्यूसिंग, आफ्टर रिड्यूसिंग द टैक्स ऑलरेडी पेड, राइट। ये आया लेट्स से 10,000, बराबर है। इसमें तेरा HEC एट द रेट ऑफ 4% और जुड़ा, बराबर है। इसमें तेरा HEC एट द रेट ऑफ 10% और जुड़ा, ये आ गया 400, बराबर। अब तेरा टोटल टैक्स पेबल कितना हो गया, 10,400। अज्यूम करते हैं तेरा टोटल टैक्स पेबल आफ्टर रिड्यूसिंग एनी टैक्स अर्लियर पेड इफ एनी, ये आया तेरा 10,400। इसमें से मान लेते हैं तेरा कुछ टीडीएस टीसीएस क्रेडिट था 1,400 रुपए का, अज्यूम ही कर रहे हैं हम, वो भी माइनस कर दे। अब तेरा फाइनल टैक्स पेबल कितना आ जाएगा, 10,400 माइनस 1,400, दैट इज 9,000 तेरा टैक्स पेबल आ गया। अब तूने अपडेटेड रिटर्न अगर 12 मंथ्स के अंदर में भरा तो तेरा एडिशनल टैक्स पेबल कितना आ जाएगा, 9,000 इंटू 25%, दैट इज 2250। अगर तूने 12 महीने के अंदर में रिटर्न भर दिया, विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर अगर तूने रिटर्न भर दिया अपडेटेड रिटर्न, तो 2250 तुझे एडिशनली पे करना पड़ेगा, दैट इज 9,000 का 25%। आर यू गेटिंग द पॉइंट। अगर तूने विद इन 24 मंथ्स भरा तो 9,000 का 50% तुझे क्या करना होगा, देना होगा, दैट इज 4,500 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल टैक्स। तो ये तो हुआ तेरा टैक्स पेबल, जो तूने तेरी इनकम बढ़ाई उसका टैक्स पेबल। इस टैक्स पेबल का 25 या 50% तेरे को अकॉर्डिंगली पे करना होगा इन द नेम ऑफ एडिशनल टैक्स व्हेनेवर यू आर डूइंग एन अपडेटेड रिटर्न। अब आप बोलोगे कि सर एडिशनल टैक्स तो पेनल्टी जैसा ही कुछ है, बिल्कुल सही, पर सर आप इसको पेनल्टी ना बोल के एडिशनल टैक्स क्यों बोल रहे हो। मैं नहीं बोल रहा, निर्मलता ही ने ये नया वर्ड दिया है। क्योंकि देखिए पेनल्टी जो है, अगर आप अपनी अंडर रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग करते हैं तो जो पेनल्टी है वो मिनिमम 50% है और मैक्सिमम 200% है। यही आप अपडेटेड रिटर्न करके खुद ही सबमिट कर देते हो तो 25 या 50% में आपका काम खत्म हो जाएगा। पेनल्टी से भी बच जाओगे, गवर्नमेंट को एडिशनल टैक्स भी मिल जाएगा और आप अपनी रियल इनकम भी शो कर दोगे। यहाँ पे बहुत सारा टाइम भी बचेगा डिपार्टमेंट का भी, क्योंकि वो इतनी आपकी इनकम ढूंढते बैठेंगे, और आपका भी टाइम बचेगा लिटिगेशन का, एओ के पास जाने का, बार बार उसको एक्सप्लेनेशन देने का। तो अपडेटेड रिटर्न सीम्स टू बी अ वेरी गुड ऑप्शन जिन लोगों को आगे फ्यूचर में क्या अवॉइड करना है, लिटिगेशंस अवॉइड करने हैं। तो जो भी आपका टैक्स पेबल है उसका 25% या 50% डिपेंडिंग अपॉन आप कितने जल्दी अपना अपडेटेड रिटर्न सबमिट करते हैं। डन है मालिक। तो इस तरीके से आपका रिटर्न ऑफ इनकम का टॉपिक भी खत्म होता है मेरे फाइनल वालों। देखो इतने जल्दी कमाल कर डाला, इतने जल्दी हमने चैप्टर को खत्म कर डाला, और कितने अच्छे दिन लाऊं। अब आपको क्या करना चाहिए, क्लास के अंदर में रेगुलर और फास्ट ट्रैक के अंदर में हमने जो क्वेश्चन किए उसको एक बार रिवाइज करना चाहिए। एमआरपी क्वेश्चन बैंक जो मैंने आपको दिया है जिसमें एमटीपी, आरटीपी और पास्ट रिवीजन पेपर्स है, इसका आप एक बार देख लो, जिसमें पास्ट एग्जाम के सारे क्वेश्चन कवर करके रखे हम लोगों ने। एंड दोस्त जो मैंने आपको ऑडियो रिविजन दिया है, ऑडियो रिविजन फटाक से लगा के सुन लेना। ले बेटा एक ही साथ में 4 बार रिवीजन कर लेंगे, इससे अच्छे दिन क्या लाऊं। और मैं तो हमेशा कहता हूं पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। यस, तो रिटर्न का टॉपिक खत्म हुआ। मिलूंगा आपसे अगले चैप्टर रिवीजन के अंदर में, तब तक आप अपना पूरा ख्याल रखें। बाय बोलो बच्चों।